हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आज की हमारी वीडियो है डेव बटिस्टा के ऊपर, एक अमेरिकन एक्टर एंड रिटायर्ड प्रोफेशनल रेसलर। अभी तो फिलहाल एक्टर हैं, पर एक्टिंग से भी कब रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि अभी मार्वल से तो साइन अप हो ही गया। डीसी में कोई मूवी मिल जाती है तो आगे का भला है, बट ये तो आगे की बातें मैं भी क्यों बता रहा हूँ। तो हम बात करते हैं डेव बटिस्टा की। जैसा नाम वैसा ही शरीर, एकदम हाई फिजिक मस्कुलर बंदा, और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में सबसे बेस्ट सुपरस्टार ऑल टाइम। रिंग नेम में बोला जाता है एनिमल, एवोल्यूशन का पार्ट थे। और इनकी जो पार्टनरशिप में जो थे ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन, रिक फ्लेयर एंड एक खुद। और क्या इन्होंने मैचेस दिए हैं आज की जर्नी हमारे डेव बटिस्टा के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। डेव बटिस्टा का जन्म 18 जनवरी 1969 को हुआ। इनका रेसलिंग करियर 2002 से लेके 2019 तक था। 2019 इनकी लास्ट फाइट थी, और उसमें भी अगर मैं कहूँ तो 2012 13-14 के बाद तो ये दिखने बंद हो गया था, बीच बीच में भी एब्सेंसी थी। तो मतलब इनका रेसलिंग करियर ज्यादा नहीं रहा, बट जितना रहा वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा। तो शुरुआत करते हैं। अब जो बटिस्टा है, उनकी जो फैमिली जो है ना, उनकी जो फैमिली थी वो फिलीपींस मिलिट्री के लिए काम करती थी। मतलब आर्मी, जैसे कहते हैं ना, फौजी ट्रूप्स वगैरह उनके लिए काम करती थी। बट बटिस्टा का कहना है कि भैया वो तो गरीबी जिंदगी जिए हैं। अब वो क्योंकि हो सकता है कि वो पैसे नहीं देते होंगे, कोई रीजन हो सकता है जिस वजह से उन्होंने कहा कि उनकी जो जिंदगी है वो गरीब में बीती पूरी। और डेव बटिस्टा बताते हैं कि भैया उनका जो जीवन है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूअल रहा। मतलब उनके आगे मर्डर हो जाते थे। जब वो 9 साल के थे तो उनके आगे 3 मर्डर हो गए। 13 की उम्र में वहाँ चाकू चला रहे हैं बंदे, गाड़ी चुरा रहे हैं। और धीरे धीरे, मतलब कहते हैं ना, संगत जो हमारी संगत होती है वो हमें उसी रंग में ढाल देती है। तो बटिस्टा खुद कहते हैं कि भैया मैं भी 17 की उम्र में गाड़ी चुनाव उड़ा रहा था और अपने पेरेंट्स से लगा था, मस्त जिंदगी जी रहा था। तो मतलब बटिस्टा ने, मतलब देखो हॉनेस्टी है बटिस्टा की, जो एक सच्चाई बता रहे हैं कि भैया मैं जैसे माहौल में रहा, मैं उसी माहौल में ढल गया। अच्छे माहौल में होता तो अच्छे माहौल की बातें करते, बट वही चोर चक्कों से पाला पड़ा था, तो चोर चक्कों वाली बातें करी उन्होंने। मारना पीटना ये सब तो रोज का था, और गाड़ी चुराना ये सब, मतलब एक तरह से कहने का मतलब क्रिमिनल वाली जिंदगी जी रहे थे। जैसे जैसे 19 साल के हुए तो बाउंसर की नौकरी कर ली। फिर एक बार हाथापाई हो गई, दर्द दिया वहां पे दो, तो 1 साल की प्रोबेशन हो गई इनको। फिर धीरे धीरे तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी। फिर इनके मन में एक दिन सिक्योरिटी गार्ड में इनने किसी को बचा लिया, मतलब थे, अच्छी खासी फिजिक थी। तो उसने बंदे ने बोला कि यार तुम काफी फिट हो, कुछ रेसलिंग में ट्राई करो। इनके दिमाग में ट्रैक हो गई वो बात कि यार हम भी कर सकते हैं रेसलिंग में। तो उसने कहा भैया पैसे वैसे दे दो, मैं भी ट्राई कर लूंगा। और उसके बाद उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग में काम करना शुरू कर दिया। बाउंसर पहले से थे, बॉडी मतलब एक फिजिक था, बट जैसे आपको पता है कि एक रेसलिंग के लिए जो एक अच्छा वो चाहिए होता है फिजिक, वो तो आपको पता ही है किस हिसाब से चाहिए होता है। बॉडी बिल्डिंग और रेसलिंग कह रहा हूँ, उसके लिए फिजिक बनाने के लिए हमारे को अच्छी खासी फंडिंग चाहिए होती है, जो कि डेव बटिस्टा के पास नहीं। बटिस्टा भैया अपनी जो छोटी मोटी बॉडी बना के पहुंचे WCW। उस टाइम पे WCW बंदों को हायर कर रही थी। तो जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने कहा भाई तू नहीं चलने वाला, क्योंकि वैसे WCW का डाउनफॉल चल रहा था। विंस मैकमैन भैया, विंसी भैया ले रहे दबा के। तो उन्होंने कहा भाई तुम नहीं चलोगे यहाँ पे। तो वहां पे उनको रिकमेंडेशन किसका आता है, रोमन रेंस के चाचा एफा अनोया से उनकी मुलाकात होती है। और वहां पे वो उनको सबको ट्रेनिंग कराते थे, मतलब वो ट्रेनिंग देते थे वर्ल्ड रेसलिंग की, ठीक है, मतलब ट्रेनिंग वगैरह सिखाते। एक स्कूल था उनका जो वो सिखाते, जैसा रोमन रेंस ने बताया हुआ है। तो वहां पे पहुंचते हैं, और वहां पे वो एज अ खान, उनका नाम होता है खान, तो डेब्यू करते हैं। और जो वहां पे रेसलिंग है ना, वो वहीं सीखते हैं, क्योंकि वहां बेसिकली बिना सीखे तो कोई जा नहीं सकता ना। आप डायरेक्ट तो हो नहीं सकते, फिजिक मैटर नहीं करता, आपको रेसलिंग आनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत दाव पेच है वो वहीं सीख लेते हैं। उनके जो एफा है, रोमन रेंस है, उनके जो चाचा उनके वहाँ जो ट्रेनिंग देते हैं, वहां पर थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। और उस टाइम फीस भी कम लेते थे, तो उनका काम हो जाता है। जिसके साथ ट्रेनिंग ले रहे थे वो तो इतने बड़े WWE के स्टार थे भैया, सिखा भी रहे थे, WWE में जानती थी। सीधा WWF में बटिस्टा की एंट्री आती है, बट उनको एज अ वो रिक्रूट नहीं करते, कि वो थोड़ा बहुत सीखे होते हैं। एंड उस टाइम पे फर्स्ट टाइम OVW नाम की एक उन्होंने फेडरेशन चलाते हैं ट्रेनिंग वाली, जैसे आज के टाइम पे NXT है, उस टाइम पे ओहायो वैली रेसलिंग करके एक WWE का सब्सिडरी पार्ट था। वहां पे वो उन्हें भेज देते हैं और कहते हैं भाई ट्रेनिंग करो अब यहाँ पे कुछ टाइम, 2000 के टाइम की बात है। तो अब वहां पे कौन कौन होते हैं, अपने जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑर्टन, ठीक है, ये 4 सुपरस्टार वहां पे होते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। एंड तो ये WWE का पहला डिसीजन उन्होंने बनाया होता है कि भैया अब हम ट्रेन करेंगे बंदे अपनी ही फेडरेशन से, जैसे अभी NXT है सेम वैसे ही उनको प्रोसीजर मिलता है, बट WWE उनको साइन कर दिया होता है। एंड यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के साथ में ट्रेनिंग करते हैं। काफी सारे मैचेस करने के बाद वो फाइनली प्रोटोटाइप जॉन सीना को हरा देते हैं OVW चैंपियनशिप के लिए, और वो चले जाते हैं सीधा WWE मेन रोस्टर पे।
यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जॉन सीना भी खुद नहीं गए मेन रोस्टर पे, बट यहाँ पे बटिस्टा चले गए मेन रोस्टर पे। ब्रॉक लेसनर की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रॉक लेसनर का तो फिजिक देख के पहले सब पागल हो गए थे, उनका एक अलग टॉपिक बनाएंगे। बट यहाँ पर वो प्रोटोटाइप को हरा के सीधा पहुंच जाते हैं अपने मेन रोस्टर पे WWF। इसके बाद भी WWE इनको मेन नहीं भेजती है, वो कहती है भाई पहले वो जरा नॉन प्रीमियम लाइव इवेंट में कराते हैं, जैसे होते हैं ना नॉन जैसे जो टीवी में दिखाए जाते हैं वो प्रीमियम लाइव इवेंट हो गए, जो नहीं दिखाए जाते हैं जो WWE शोज वगैरह करती है वहां पे इनको ट्राई किया तो रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया। फिर WWE ने कहा भाई नहीं आप इसको स्मैकडाउन में उतारो, तो स्मैकडाउन में बटिस्टा 2002 में डेब्यू करते हैं एज एनिमल। ऐसा फिजिक होता है जैसे जो उनके डेब्यू होता है वो आप वीडियो देखी होगी आपने, कितनी खतरनाक वो आते हैं और सबसे पहले वो ट्रिपल थ्रेट में रैंडी ऑर्टन को हराते हैं, फिर धीरे 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 करते 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 एवोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, रिक फ्लेयर से मुकाबला करते हैं एंड फाइनली वो पार्ट बन जाते हैं एवोल्यूशन का। क्योंकि इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा स्टोरी, बट सीधा सीधा बता रहा हूँ कि भैया जैसा जैसा बटिस्टा का लुक होता है लोग उनसे प्रभावित होते हैं, क्योंकि इतनी मस्कुलर बॉडी यार, इतनी खतरनाक बॉडी, ऊपर से उनके जो स्टाइल, जो क्योंकि प्रॉपर रेसलिंग आ जाती है ना उनको यार इस टाइम पर। इस बिटवीन में जो भी OVW के होते हैं बंदे, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, बटिस्टा, सब सेटल हो जाते हैं, सब बढ़िया करते होते हैं और WWE को इसका डांस हो जाता है। बटिस्टा ज्वाइन कर लेते हैं एवोल्यूशन चलती है अपनी 2003 से लेकर 2005 तक के बीच में, और एवोल्यूशन में अच्छा खासा उनका नाम बन जाता है। एवोल्यूशन में भाई वो आपस में भिड़ते भी हैं, मैं जैसा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, तो ट्रिपल एच से भी लड़ाई कर लेते हैं और फिर 2005 तक वो मतलब फुल वो एवोल्यूशन को मार भी रहे हैं, एवोल्यूशन का पार्टी बने हुए हैं। फिर 2005 में वो रॉयल रंबल विनर भी बन जाते हैं और फिर वो ट्रिपल एच को चैलेंज कर देते हैं एंड वर्ल्ड हैवीवेट का टाइटल भी कैप्चर कर लेते हैं। 2005 एज अ चैंपियन जो 5 से लेकर 8 तक का जो डेव मेजलर बताते हैं पीक का जो था डेव बटिस्टा का, मतलब नाम था भैया। इस बिटवीन में कभी ब्रॉक लेसनर से नहीं भिड़ पाए जो कि मलाल रहा, सबको उन्होंने धूल चटा दी भैया, कौन नहीं टिक रहा था इनके आगे। एक इतना बड़ा शरीर, अंडरटेकर जैसे बंदे को टक्कर देना, खली जैसे बंदे को पीट देना। उस टाइम पे खली आए हुए थे, खली ने अंडरटेकर का क्या बैंड बजाया था याद ही होगा, बट इनको कोई, इन्होंने सारे खाने चित्त कर दिया भैया, ये अपनी उसमें चल रहे हैं, ये एक अलग ही लेवल के पर्सन बन गए थे। 2005 में से लेकर 8 के बीच में सारे सुपरस्टार के नाम आपको बताई दिया, एडी गुर्रेरो, क्रिस बेनवा, अंडरटेकर, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, सबकी भाई बैंड बजा दी, मतलब सबके जुबान पे एक ही नाम, बटिस्टा बटिस्टा, बस और कुछ नहीं। और क्योंकि भाई सब हर कोई फैन कार्ड में भी इनकी अच्छी रैंक आती थी और एक फिजिक भी अच्छा था यार, मतलब मजाक से हटके, अगर मैंने भी देखा हुआ है भाई, एंट्रेंस भी कमाल की, जो करके करने वाला स्टाइल और सब चीज A to Z, मतलब मैं कहूंगा कि इनसे बढ़िया रेसलर मैंने कोई नहीं देखा पूरे उसमें उस टाइम पर, क्योंकि भाई पूरा गेम चेंज कर दिया था अपने हाथों। बस 2008 ही वो एक ऐसा मूवमेंट था जहां पे बटिस्टा को याद किया जाता था। उसके बाद आते हैं 9 और 10, ये एक ऐसा टाइम होता है यहाँ पे बनते WWE चैंपियन है, पर WWE यहाँ पे रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना को लेकर ज्यादा मतलब अच्छे मूड में थी कि हाँ भाई इन्हीं को चैंपियन बनाओ, इन्हीं के पास बेल्ट आएगी, इन्हीं के पास, तो इनको लग गया भैया बुरा, इनको भैया नहीं समझ में आया और फिर WWE ने इनको LUMNI में जो होता है प्रोफाइल में डाल दिया। 10 के बाद ये गायब, मतलब उसमें डाले तो उसका मतलब यही है कि भैया उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया उनको। एंड फिर जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि भैया आप क्यों, मतलब आप क्यों नहीं WWE में आ रहे हैं, तो कह रहे कि मुझे WWE की डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है। वो एक जवाब देने वाली बात होती है, तो क्योंकि रियल रीजन ये था कि इनको भैया वही मुकाम चाहिए था अपना 2008 वाला, 2005 से लेकर 2008 वाला नॉन स्टॉप ठुकाई पिटाई। अब वो WWE दे रहे हैं, आपको पता WWE एक टाइम पे किसी पे इन्वेस्टमेंट करती है, अभी जैसे रोमन है इन पे कर रही है, बट एक टाइम आएगा इससे गंदा गिराएगी इनको। तो ठीक है, एंटरटेनिंग प्रोस्पेक्टिव से उनको उस टाइम पे उठाया, बाद में इनको नहीं समझ में आया। WWE वाले भी शाने हैं भाई, ट्रिपल एच वगैरह तो भाई जैसा जैसा विंसी भैया बोलेंगे वैसा वैसा करेंगे, और जैसा उन्होंने कहा उनको नहीं समझ में आया, हट गए। ठीक है, हटे तो भैया डाउनफॉल, सीधी सीधी बात है। अब निकल गए WWE से तो भाई कुछ तो पता ही था, तो MMA फाइट कर ली। बट अब जो, क्योंकि उस टाइम पर क्या है कि ऐसी कंपनी TNA वगैरह थी, इस पे इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं था, WWE का उस टाइम पे नाम था। आज के टाइम पे AEW एज अ रिवाइवल कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। अभी आज के टाइम पे जैसे डैनियल ब्रायन, सिजारो और एडम कोल जैसे सुपरस्टार AEW में धूम मचा रहे हैं, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। TNA था और TNA के स्टोरी लाइन को पता ही है, और वैसे भी WWE से मर्जर वगैरह हो जाता है, तो TNA ROH में उतना कुछ था नहीं, तो उन्होंने MMA ट्राई किया, एक्टिंग ट्राई किया, तो हर जगह से फेल हो गए। इसके बाद अपना जो रिलेशनशिप है उसमें भी गड़बड़ घोटाले होगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ रेसलिंग की बात करें तो यहाँ से मतलब 2010 से इनका हो गया पूरा मतलब मामला खराब। अच्छी खासी बॉडी थी, वो भी डाउन हो गई। 2014 में आते हैं सीधा भैया, 14 में आते हैं, और क्योंकि ट्रिपल एच उस टाइम पे सब कुछ करने वाले होते हैं, ट्रिपल एच इनको मनू लेते हैं कि हाँ यार मैं दिल सोचूंगा, देखो बढ़िया सी चीजें करवाएंगे, टेंशन मत ले। और रैंडी ऑर्टन के साथ शील्ड वाला मूवमेंट होता है,
और इनको बुला लिया जाता है। 2014 में रॉयल रंबल में एंट्री करते हैं, डैनियल ब्रायन से भिड़ते हैं। बट वही गेम था, ये सोच रहे थे कि भैया गेम तो वही पुराने वाला होगा अपना 2005 से लेकर 8 वाला, बट यहाँ पे शील्ड भैया ने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया। और फिर जॉन सीना भी बीच में कूद पड़े, रैंडी ऑर्टन भी कूद पड़े, तो इनका क्या चक्कर था, इनकी बुरी लगी उस पे भी, मतलब बहुत ही गंदा जिसे कह सकते हैं। कुछ नहीं हुआ, उल्टा इनका हो गया दिमाग खराब। इन्होंने कहा भैया मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं सिर्फ नॉन टेलीविजन होता है जैसा शुरू में करवाया था इनसे कि भैया नॉन प्रीमियम लाइव इवेंट में आओ, आप वहां पे कराएंगे आपको। तो वो इसने कहा कि भैया मेरे को उसमें बुला लेना, मैं उसमें कर लूंगा। तो फिर WWE कहती है नहीं भैया, तेरी तो 10 मिनट 32 तक की हमने कर दिया बुकिंग, और स्टोरी लाइन भी होती है ना, तो हिसाब से लिखी होगी। विंसी भैया नाराज हो गई। इन्होंने फिर लिख दिया उसमें भैया कि मेरे जो फेवर्ट्स हैं जो मैंने किया है उसके तहत मेरे पे, मतलब मैंने जो आप पे काम उपकार किए हैं उसके बदले आप मेरे पे उपकार कर लो, क्योंकि मैं तो भाई पिक्चर वगैरह कर रहा हूँ। एंड उस सिनेरियो में जब वो बटिस्टा वो हाथ दिखाते हैं ना कि भाई, वो एक स्टोरी लाइन का पार्ट होता है, बट वो रियली में बैक स्टेज में जब उनकी वो हो जाती है उनको नहीं समझ में आता, अब वो सही में छोड़ के चले जाते हैं। मतलब उसमें स्टोरी लाइन में होता है कि वो मतलब गए फिर वापसी आ जाएंगे, जिसमें डेव डेव बोलते करके, बट वो वापसी आएंगे ऐसा करके उसमें दिखाया जाता है, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके अलावा गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी उनको नहीं पता था कि हिट होने वाली है, क्योंकि वो सोचते थे यार एक मार्वल की फ्रेंचाइजी है, उस टाइम पे भैया एवेंजर्स वगैरह बनी थी, इतना को नहीं पता था कि थैनोस वाली गेम होने वाली है और इतनी खतरनाक मूवी रहेगी। वो बोलते हैं कि भैया यहाँ WWE में मेरे को मतलब इसको एडवर्टाइज कर लो मार्वल को, वो सोचते हैं ट्रिपल एच में सोचते हैं यार ये क्या चलेगी, ये तो खाली फुद्दू बनाने वाली बात है। बाद में उनको भी रिग्रेट हुआ जब वो उन्होंने बताया उसको बटिस्टा को किया चली मूवी तो हिट हो गई। तो ठीक है, यहाँ पे रेसलमैनिया 32 तक की थी, बट बटिस्टा यहाँ 14 में छोड़ के चले जाते, कहते हैं भाई आपने वो नहीं करना, और कट्टू लेते हैं वहां से और अपना ध्यान दे देते हैं पिक्चर में, क्योंकि मार्वल्स की मूवी जो होती है वो उनमें साइन हो गए होते हैं। तो उनकी मूवीज हिट चली जाती है, बटिस्टा का नाम चल जाता है भैया, और ट्रिपल एच कहता है भैया यही चांस है, बुलाओ दोबारा लौटने को, फिर दोबारा बुलाया जाता है। और यहाँ पर रिक फ्लेयर के साथ इनकी स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे वो रिक फ्लेयर को घसीटते हुए आते हैं, जो रॉक की एनिवर्सरी होती है, 1000 वाली एनिवर्सरी होती है, वहाँ पे उसको क्रैश कर देते हैं। एंड उसके बाद ट्रिपल एच वर्सेस बटिस्टा के बीच में मुकाबला दिखता है, जिसमें हनर का जो वही जो वहाँ पे पेला होता है वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए, वो बदला वो पूरा कर लेते हैं। और यहाँ पे भी एक तरह से देखा जाए तो बटिस्टा को फिर से डाउनफॉल किया जाता है। और बटिस्टा भी समझ गए होते हैं कि उनको पता है कि भाई इतना लंबा कुछ नहीं मिला वाला, तो वो सिर्फ सिंगल मैच के लिए ही राजी होते हैं, उसी का वो पे आउट लेते हैं। और यहाँ से बस यहाँ तक ही फिर वो कहते हैं कि भैया मेरे को कर दो रिटायर, और मैं ऑफिशियली हो रहा हूँ रिटायर। वो रिटायरमेंट मैच का एक वो सिनेरियो सेट करते हैं, एंड उसके बाद उनको उसके अगले साल ही हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर दिया जाता है उसमें 2020 में। 2021 के लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जाता है, जिसके ऊपर ट्विटर में बोलते हैं कि भैया उन्होंने बोला है कि आगे की जो भविष्य में कोई इवेंट होगा तो उसमें आपको शामिल करेंगे, और वो एक ट्विटर में बात बोले खत्म करते हैं। मतलब सीधा सीधा होता है कि बटिस्टा का जो करियर होता है वो बहुत फेक तो होता है, बट बटिस्टा चाह रहे होते हैं कि WWE से कि भाई मुझे और उस लेवल पे चाहिए, जबकि विंस मैकमैन की जो स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ और सिर्फ वन सुपरस्टार पे टिकी हुई है। वो मल्टीपल सुपरस्टार को घुमाते फिराते रहते हैं, एंड कई बार करियर भी, जैसे आप जॉन सीना देख रहे हो अनडिफिटेड जो करियर स्ट्रीक खाने की, वो कंटिन्यू है। जिसको ऑब्जेक्शन होगा वो नहीं चल पाएगा, जिसको ऑब्जेक्शन नहीं है वो नहीं चल। बट यहाँ पे बटिस्टा के साथ ये हो जाता है कि उनका जो एक्टिंग MMA का करियर भी नहीं चल पाता, एक्टिंग करियर भी एक मार्वल की फ्रेंचाइजी से वो चल जाती है, इसके अलावा मार्वल फ्रेंचाइजी से वो लीव हो जाते हैं गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बाद। एंड अभी तक उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है मूवीज के लिए, उनको मूवीज अभी DC पे बात कर रहे हैं, मतलब बहुत उनको दिक्कत चल रही है। और उसके अलावा उन्होंने मूवीज बहुत सारी करी है, बट क्योंकि आपको पता है हॉलीवुड में जैसे हर कोई रॉक जैसा नहीं है अपनी डिमांड पे काम करवा ले, उनको डायरेक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है, और उन्होंने मसल मास भी इतना कम कर लिया है, बट स्टिल उनको काम नहीं मिल पा रहा है। कोशिश वो कर रहे हैं, बट स्टिल वो ट्राइंग। उसके अलावा उनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा डाउनफॉल में रहा, उसके ऊपर अगर मैं बात नहीं करूँ वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। पर कुल मिला के जो बटिस्टा करियर रहा वो ऐसे रहा और ऐसे रहा, मतलब खड़ा पैर खड़े पैर खड़े पैर, मतलब उठा गिरा उठा गिरा उठा गिरा। और फिर वो जब एक बार उठ के गिरा तो गिरा ही रहा, मतलब पहले उठा फिर गिरा फिर गिरा गिरा फिर गिरा 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 बस। और उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि बटिस्टा एक अच्छे रेसलर है, हॉल ऑफ फेम के लिए भी बहुत जाने जाते हैं, और जैसा उन्होंने काम किया है वो है उसके लायक, जो जैसा उन्होंने WWE के लिए किया है, मतलब एक डेकेड तो WWE के लिए काम किया ही किया है। आप ये मान के चलो 2002 से लेके 10 तक 8 साल बहुत होते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पे काम करना, और उसी के ही बारे में वो बात करते हैं। और उसके बराबर उनके फ्रेंड्स बनते हैं, एडी गुएरो ये सब। बट स्टिल जितना जितना आज के टाइम पे हम बटिस्टा को देखते हैं, उनका मसल मास गिर रहा है या जो भी है, सेम उस टाइम पे रॉक है वो है, उनको WWE अलग उससे नजरिए से देखती है। तो डिपेंड अपॉन योर क्लास, तो यही चीज है, इस पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता। बट यही थी बटिस्टा की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसे लगी चैनल पे जरूर बताना, और कमेंट जरूर कर देना यार। मैं बड़ी मुश्किल से कंटेंट बना रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से कंटेंट बनाऊँ और थोड़ा सा अपने इस सेटअप को भी अच्छे से अच्छा इंक्रीज करूँ। तो
जारी है, बस थोड़ा सा आप सपोर्ट करना, आप बस सपोर्ट करो, मैं कोशिश करूंगा कंटेंट में जान लगाने की बस।